24 मार्च से जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। ये मार्च महीने का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, तो पहला न्यूज़ देखिए क्या है कि युवा मतदाता जागरूकता अभियान लॉन्च, व्हाट्सएप पर भेजें वीडियो। तो ये वर्तमान में अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उससे संबंधित क्या हुआ था कि बिहार सरकार, बिहार में जो इलेक्शन कमीशन है, उसने यहाँ पे वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए जो है ये एक अभियान चलाया था। ठीक है, तो जागो वोटर इसका नाम था। इसके तहत एक व्हाट्सएप नंबर भेजा गया था, जारी किया गया था, और इसके तहत जो है वो जागरूक करते थे, मैसेज भेजते थे, ठीक है, वोट देने के लिए। चलिए ये देखिए, ये बढ़िया न्यूज है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने भरी पहली सफल उड़ान। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझिए। इस बार का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि चार पांच नाम दे दिया गया था, ठीक है, फ्लाइट्स का, और उसमें पूछा गया था कि फिफ्थ, पांचवी पीढ़ी का कौन सा विमान है इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना कमीशन पूछना शुरू कर दिया है। तो यूपीएस बीपीएससी भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजरा, तो इन सब टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के पास पांचवी पीढ़ी का एक भी विमान नहीं है, और वर्तमान में जो है ये तेजस का जो एक नया वर्जन, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो वो जो है ना उस वो भी 4.5 पीढ़ी का है। ठीक है, 4.5वीं पीढ़ी का है। पांचवी पीढ़ी का अभी भी नहीं बन पाया है, तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, तेजस का ही है, MK-1A। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, बाल्टीमोर हादसे में भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई के मुरीद हुए बाइडेन। अब देखिए ये न्यूज क्या है, हुआ क्या था कि बाल्टीमोर जो है ना, ये यूएसए का ही एक स्टेट है। यूएसए में कुल कितने राज्य हैं बताइए आप लोग। 50। यूएसए बिल्कुल 50 राज्य हैं। ठीक है, उसमें से बाल्टीमोर जो है, मैरीलैंड बाल्टीमोर, ये भी एक राज्य है वहां का। तो वहां क्या हुआ कि एक पुल था, ठीक है, उसके नीचे से एक बड़ा सा शिप जा रहा था, और शिप का क्या हुआ कि कंट्रोल अचानक से छूट गया था चालक दल के द्वारा। तो वो जो शिप है वो टकरा गया था उस पुल से, तो पुल जो है वो टूट गया। अब जब टूट गया तो, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि किन्हीं का भी जो है ना हताहत होने की, मतलब जो जितना बड़े पैमाने पे ये दुर्घटना हो सकती थी उतना नहीं हुआ। तो ये सब उसमें जो है ना भारतीय बहुत सारे लोग उसमें जा रहे थे, यानी चालक दल जो था उसमें बहुत सारे भारतीय लोग थे। तो उनकी जो त्वरित कार्रवाई हुई ना, तो उसका बाइडन ने उनकी तारीफ की थी। तो ये न्यूज में था, क्योंकि बाइडन और भारत ये सब एक साथ जुड़ गया है, तो ये न्यूज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, मैरीलैंड बाल्टीमोर में जो पुल है ना, पुल का नाम है फ्रांसिस स्कॉट पुल। ठीक है, इसका नाम है फ्रांसिस स्कॉट पुल। ठीक है, और ये जो जहाज है वो सिंगापुर का जहाज था, उसका नाम था डाली। ठीक है, ये जहाज उसमें टकरा गया था पुल में। ठीक है, और ये दुर्घटना हुई थी। तो ये एक एडिशनल कह सकते हैं आप न्यूज। ठीक है, कम ही चांस है पूछने की, लेकिन फिर भी अगर बहुत डीप में जाता है तो इस तरीके का सवाल बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अडानी ग्रीन ने 180 मेगावाट का सौर संयंत्र शुरू किया। तो अभी देखिए, जब हम लोग रिसेंट में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारा इस तरीके का परियोजना पढ़े हैं। एक हम लोगों ने अडानी समूह के द्वारा ही जो है जामनगर में एक वो की शुरू किया गया था, ग्रीन पार्क। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ा था। तो इस तरीके का लोगों को और भी मिलेगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या साइड में कहीं लिख लें। कंपनी याद रखिए कि अडानी जो है वो ग्रीन एनर्जी में काफी काम कर रही है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अडानी समूह के ऊपर जो है ना बार बार अमेरिका का एक ग्रुप है या एनजीओ कह सकते हैं, वो अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और अडानी का जो शेयर है ना वो बहुत गिर जाता है। ये हिडनबर्ग। बताइए वो क्या नाम है हिडनबर्ग। उसका। हिंडनबर्ग। हिडनबर्ग। ठीक है, हिंडनबर्ग था क्या। वो है। हिंडन नाम सर जो एक है क्रेडिट हिंडन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है ये। नहीं वो तो ठीक है, ये बट इसका उनका बैलेंस शीट का चेक करता है। बढ़िया, वो तो सही बता रहे हैं आप। हम ये पूछ रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग जो है, ये नाम जो है हिंडनबर्ग, ये दरअसल है क्या। सर ये एक शहर है हिंडनबर्ग। नहीं मैम, असल में क्या है ना कि बैंक है हिंडनबर्ग, सर, ये बैंक है। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, शुरुआती समय में जब हमारे प्लेन और इस तरीके की सुविधा नहीं थी, तो साइंटिस्टों ने मिलकर जो है ना एक इस तरीके का एरोप्लेन जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और इसमें हीलियम गैस भर दिया था, सॉरी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चूंकि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का होता था, तो ये क्या होता था ना, उठ जाता था और उठ के चला जाता था आगे, उड़ते हुए एक शहर से दूसरे शहर जाता था, और काफी लोग इसे ट्रैवल करते थे। कुछ दिनों तक ये ठीक चला, फिर अचानक क्या हुआ कि आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन गैस काफी जो है वो फ्लेबल होता है। ठीक है, जलता है बहुत तेजी से, तो उसमें जो है आग पकड़ लिया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जितने भी लोग थे सभी मारे गए।
ठीक है, तो तभी से जो है हिंडनबर्ग काफी ये नाम चर्चा में रहा। और उसी के नाम को लेकर जो है एक संगठन वर्तमान में बना हुआ है। आप लोग बता रहे थे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टाइप की है, तो वो अलग अलग कंपनियों का इसी तरीके से जो है ना क्रेडिट देता रहता है। बहुत सारी कंपनियों को वो डुबा चुका है, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, डिटेल में अगर पढ़ना चाहें, तो उसमें शेयर मार्केट जो होता है ना, उसमें एक तरीका ये भी है पैसा बनाने का कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को बहुत ज्यादा नीचे गिरा दें और फिर आप उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और फिर जब वो कंपनी का स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। या दूसरा एक तरीका और भी है, ठीक है। किसी भी कंपनी के शेयर को नीचे जाके किस तरह कमाना है, तो एक तरीका है कि आप कंपनी के शेयर को भाड़े पे खरीद लें, ठीक है। भाड़े पे भी खरीदा जाता है, तो उससे भी जो है प्रॉफिट होता है। तो इसका एक तरीका है, अगर किसी दिन टाइम मिलता है ना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है ये तरीका भी, है ना। ये पैसा किस तरीके से बनाया जाता है, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग हिंडनबर्ग के बारे में पढ़े, ठीक है। हिंडनबर्ग क्या था? वो एक फ्लाइट एरोप्लेन था, हाइड्रोजन गैस वाला, ठीक है। अगला देखिए, आज आप राइडर कप के बारे में पूछे थे, तो न्यूज में ही था ये, इसलिए पूछा गया था। राइडर कप जो है ये गोल्फ से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है, ठीक है। एक खिलाड़ी हैं जो जीते हैं, तो ये हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसका देखिए, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशन की मैं बात कर रहा था, हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनी जो है ये इस तरीके का इनिशिएटिव ली है। तो यहाँ पर जो है एक इनिशिएटिव टाटा और उसके साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन दोनों ने मिल कर लिया है। दोनों मिल के जो है चार्जिंग स्टेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया न्यूज था, आप एडिशनल फैक्ट नोट कर सकते हैं। मेंस वगैरह में जब आप आंसर लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल्स जब डालेंगे ना, तो आपका आंसर जो है बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, म्यांमार से लगती सीमा पर बाढ़ लगाने से 31,000 करोड़ खर्च करेगा भारत। हम लोगों ने बात किया था भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा के बारे में, और बात हुई थी कि वहां पर जो है कुछ संगठन एक्टिव हो गए थे, मिलिटेंट ग्रुप। तो उस वजह से जो है ना भारत म्यांमार की जो सीमा है उसमें मुक्त आवाजाही को बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, ठीक है। तो उसी संबंधित है कि उसको रोक देने के बाद भारत सरकार ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि वो सीमा पे जो है अब जो है उसका बंदी किया जाएगा, ठीक है। उसको घेराव किया जाएगा, उसको बंद कर देगा, फेंसिंग जिसको कहते हैं वो किया जाएगा, ओके। उसका देखिए एक खिलाड़ी है विजय छेत्री, हम लोग जानते हैं फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं सुनील छेत्री, ठीक है। वो भी रिटायरमेंट ले लिए हैं, तो वो भी चर्चा में है। हो सकता है नाम पूछ दे उनका कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सुनील छेत्री का नाम याद रखिएगा, वो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे विजय छेत्री के बारे में और न्यूज क्या है कि वो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के किसी फुटबॉल क्लब से खेलेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, विजय छेत्री जो है वो साउथ अमेरिका के किसी फुटबॉल क्लब से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे, ठीक है। और उस क्लब का नाम क्या है, तो उरुग्वे का एक फुटबॉल क्लब है, उसका नाम है क्लब कोलोन, ठीक है। क्लब कोलोन एफसी, एफसी मतलब होता है फुटबॉल क्लब, ठीक है। कोलोन एफसी उसका नाम है। चलिए, फुटबॉल से जुड़ा एक न्यूज बताइए, इस बार फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है मेल में? लियोनेल मेसी। मेसी, लियोनेल मेसी। बिल्कुल मेसी है। बैलन डियोर अवार्ड किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल के फुटबॉल फुटबॉल से। से ही है सर, फुटबॉल फुटबॉल। पड़ेगा। और अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए में। लॉस यूएसए। एंजलिस। वैसे लॉस एंजलिस। तीन यूएसए देश लॉस कनाडा एंजलिस। करने वाला था, मैक्सिको। 3 देश मिलके करने वाली था आयोजन। यूएस यस यूएस में यूएसए, यूएसए, मैक्सिको कनाडा, मैक्सिको। और कनाडा। हाँ, तो ये तीनों का नाम याद रखें। अच्छा, अगला ओलंपिक कहाँ होगा? अगला ओलंपिक हो लॉस एंजल, यूएसए। लॉस एंजल्स जी, में। मेरे ख्याल लॉस से वही बोल एंजलिस, बढ़िया। उसका देखिए साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में न्यूज है। थाईलैंड जो है वो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है साउथ एशिया का, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का, तो एशियान ग्रुप का पहला देश है। उसका देखिए एक मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स बनी है, 60 वर्ष की महिला। तो ये नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ब्यूनस आयर्स जो है ये फेमस है शहर, बताइए किस देश की राजधानी है ये? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ब्राजील की राजधानी कहाँ है बताइए? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, ओके। अभी मिस यूनिवर्स चेंज हुई हैं। जी, मैं नाम अभी नहीं बता पाऊंगा, नाम रिया मैं मिस कर। रिया है। रिया है,
ठीक है, अब बताया जाएगा ना। वो फेमिना मिस वर्ल्ड जो होता है ना, जो असल में बहुत सारा संगठन है जो मिस वर्ल्ड वगैरह कंडक्ट करता रहता है। हम लोगों को वही याद रखना है जो मतलब मेन है। ठीक है, जो इसका वैश्विक लेवल पे मान्यता दी गई है ना, वो वाला हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आएगा अभी न्यूज पेपर में तो बताया जाएगा। न्यूज आप लोगों को याद रखना है कि इस बार जो है मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ है 71वां मिस वर्ल्ड का, वो भारत में हुआ है। ठीक है, तो भारत के दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में, और फिर वो मुंबई में भी हुआ था। मुंबई में वहाँ पे जियो कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये बताइए, इस साल जो है उसका क्या कहते हैं, यूनेस्को यूनेस्को का भी जो मीटिंग हुआ है, फिर उसकी अध्यक्षता कहाँ कौन किया है? भारत। भारत भारत दिल्ली किया है। में ठीक है, वर्ल्ड दिल्ली हेरिटेज में। कमेटी। बिल्कुल, तो वो याद रखिएगा, ये भी भारत में हुआ है। ब्यूनस आयर्स अब अर्जेंटीना का है। ठीक है, उसके बाद आकाशा एयरवेज वाला वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला देखते हैं। समुद्र का पानी गर्म होने से ग्लेशियर की मोटाई घटी। ठीक है, तो कल लास्ट टाइम जब हम लोग क्लास में ले रहे थे, मानसून वगैरह पढ़ रहे थे, उसमें कोई अर्जुन करके थे, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था, जलवायु परिवर्तन संबंधित है। ठीक है, तो अभी देखिए ये न्यूज है, वायु परिवर्तन का जो सूचक कह सकते हैं ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं उसकी मोटाई कम हो रही है। ठीक है, चलिए एक चीज बताइए आप लोग, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो पृथ्वी जो है हमारी वो जियोइड शेप में है। ठीक है, और इसमें जलवायु परिवर्तन की अगर बात करते हैं ना, तो इसका असर विश्व में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर जो है ना, ये दो क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों में से भी बताइए कि सबसे ज्यादा असर कहाँ मिलेगा, किधर का जो ग्लेशियर है वो ज्यादा पिघलेगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पर। क्यों नॉर्थ पोल क्यों पिघलेगा? क्योंकि यहाँ पे लैंड ज्यादा है सर, वाटर कम है। बिल्कुल, लैंड ज्यादा है, और टेम्परेचर डिफरेंस। बिल्कुल, और नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो लैंड से ज्यादा घिरा हुआ इस वजह से। ठीक है, देखिए ये इसलिए हम आपको पूछे कि लास्ट ईयर जो है 2023 के दिसंबर या नवंबर के बीच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसका एग्जैक्ट नाम हमको नहीं याद है, उसका नाम भी था वो क्या कहते हैं उसको, नॉर्थ अटलांटिक आर्कटिक करके कुछ एक रिपोर्ट था। तो उस रिपोर्ट यस में जो है सर। ना इन चीजों का बहुत डिटेल में जिक्र किया गया था। तो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए सर्कल के ऊपर का जो है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला नॉर्थ पोल, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि वहां पे जो है बहुत तेजी से जो है वातावरण बदलता है। ठीक है, इस वजह से आप गौर करेंगे कि अमेरिका में या उस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा वो साइक्लोन्स वगैरह आ रहा है। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन की जो दर है, संभावना है, वो बहुत बढ़ गई है। अच्छा ये बताइए, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये किस देश का है? चाइना का है सर। चाइना का। ठीक है, और एक है रिंग ऑफ पर्ल, ये क्या चाइना है? का ही है। ये भी चाइना का है। चाइना का अरे वो भारत ये से जो इसका स्कीम है, ओके हर कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो इसके लिए भारत और से संबंधित जो देश हैं वो क्या पहल कर रहे हैं? लुक ईस्ट पॉलिसी भारत का लुक चल रहा है सर, वो शायद BRI पीपल को। नहीं, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ना वो अलग विदेश नीति है। भारत क्या किया है कि जो G20 हुआ था भारत में, तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोप है ना, ये यस सर, लाया था ना, याद कीजिएगा आप लोग। इकोनॉमिक कॉरिडोर है सर। आईमेक। बिल्कुल, तो वो इसको IMC। बिल्कुल इसको प्रति संतुलित करने के लिए ये लाया गया है। ठीक है ना, उसको काउंटर करने के लिए, ये भी आप लोग याद रखिए। चलिए ये बताइए, यहाँ देखिए हम एक साउथ एशिया टाइप का बनाने की कोशिश और ये साउथ चाइना सी है। तो चाइना क्या कर रहा है ना कि एक सी रूट डेवलप करते, देखिए बहुत सारा रूट तो इधर से बनाया है। ठीक है, जो बॉर्डर इनिशिएटिव जो हम लोग बात कर रहे थे कि यूरोप तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया है। दूसरा क्या किया है, इधर से ऐसे मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और भारत को घेरते हुए रिंग ऑफ पर्ल बनाया है। यहाँ से एक पोर्ट है पाकिस्तान का, ग्वादर पोर्ट, वहां तक। ग्वादर पोर्ट। बिल्कुल, और एक जो रोड है ना वो क्या कर रहा है, वो ऊपर से लेके जा रहा है। ठीक है, और इस तरीके से जो है यहाँ से यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब ये बताइए कि यहाँ पर तो नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल पे तो बर्फ जमा हुआ है, तो फिर ये रूट ये किस तरीके से डेवलप कर रहा है? ठीक है, तो आइडिया है इन चीजों का, ये सब न्यूज में चलता रहता है। अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन फॉलो करते होंगे तो ये सारी चीजें चलती रहती है न्यूज में। पूरा देखिए हो रशिया गया। के ऊपर चले जाएगा सर।
बिल्कुल रशिया के ऊपर से ले जाएगा। देखिए होता हो क्या रहा है कि जैसे पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता में है ना, आप लोग गौर करेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो पेरिस समझौते से बाहर आ गए थे, याद है आप लोगों को? यस सर। 2015 में। जी सर। बिल्कुल। तो दुनिया जो है ना, देखिए थिंकिंग वाइज धुरी में बटा रहता है हमेशा ही। कुछ लोग ये मानने वाले हैं कि ये हमारी जो वर्तमान में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी वजह से जो है ना जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इसका रेट जो है हमारे कारण ही बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसा ना कोई चीज है नहीं दुनिया में, ठीक है। दरअसल क्या है कि दुनिया जो है इसी तरीके से बदलते रहती है। जैसे पहले क्या होता था, एक हिमयुग आया, ठीक है। हिमयुग पता है ना आप लोगों को, आइस एज जिसको कहते हैं, यस सर। है ना। और आइस एज के बाद अभी वर्तमान समय में हम लोग हैं, और हो सकता है कि फिर इसी तरीके से गर्मी बढ़ेगी और फिर शिफ्ट चेंज होगा और फिर हिमयुग आएगा। तो दो भाग में वैज्ञानिक या लोग बटे रहते हैं। एक का मानना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे कारण है, ठीक है, हम जो गलत कर रहे हैं उसके वजह से है। और कुछ इसको नेचर के द्वारा मानते हैं। अब देखिए कि इसी में क्या हुआ है कि चाइना में भी गौर कीजिएगा कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं ना, ये जो जलवायु परिवर्तन जो बढ़ रहा है, ठीक है, इसका फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो परिवर्तन के कारण जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर बर्फ है वो पिघलेगा, और जैसे ही बर्फ पिघलेगा तो इसमें मजेदार बात ये भी है कि हमारा सूर्य जो है ना उसमें 6 महीने ऊपर सूरज मतलब यहाँ लाइट रहता है और 6 महीने यहाँ लाइट रहता है। तो जब 6 महीने नॉर्थ पोल पे जब डार्कनेस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। लेकिन 6 महीने जब फिर यहाँ पे सूरज का रोशनी पड़ेगा तो ये बर्फ पिघलेगा, और जलवायु परिवर्तन के कारण ये तेजी से बर्फ पिघलेगा, रेट बढ़ जाएगा। तो इधर से ये लोग क्या करेंगे, चाइना वाले और रशिया वाले लोग ये क्या करेंगे, इधर से एक रूट डेवलप करेंगे और सीधा जो है ना ये बर्फ होते हुए, बर्फीले क्षेत्रों को लेते हुए ये यहाँ पहुंचेंगे यूरोप। अब जब इस तरह से पहुंचेंगे ना तो इनका रूट जो है ना, रास्ता ये बहुत कम हो जाएगा, लेंथ इसका घट जाएगा। इसके अलावा रूस को भी बहुत फायदा है, क्योंकि देखिए ये क्षेत्र ऊपर वाला तो रूस के कब्जे में है ना। तो रूस को क्या फायदा है, रूस को फायदा ये है कि हमारा जो मतलब जो रसिया है उसका नॉर्दर्न हिस्सा है ना ऊपर वाला, वो क्या होता है साइबेरिया वगैरह इन सब क्षेत्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई मार्ग बन जाता है, सी रूट डेवलप हो जाता है, तो रूस को भी तो फायदा होगा ना एक्सप्लोर करने में, ठीक है। तो ये सब है वैश्विक परिदृश्य में ये सारी चीजें चल रही हैं वर्तमान में, ठीक है। ये पुराना न्यूज है, चर्चा में चल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में था तो आपको बता दीजिए, ठीक है ना। तो याद रखें ये आर्कटिक सर्कल से जुड़ा हम लोग बात किए थे, मोटाई घट रही है। कई बार न्यूज में हम लोग करंट अफेयर्स में वन लाइनर जब पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि ग्लेशियर का नाम दे देता है और कहता है कि ये ग्लेशियर जो है अभी टूट के बाहर निकला है। जैसे आप लोगों को याद होगा A72, ये क्या था A72 बताइए। ग्लेशियर का एक पार्ट। ग्लेशियर जी तो वेनेजुएला का जो टूटा था ना सर, जी जी, है ना। तो इस दिल्ली तरीके का का नाम, इस तरीके का दिल्ली नाम का जब मिले तो वो हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा न्यूज है। अगर आप लोग फाइनेंस मार्केट मनी मार्केट वगैरह चैप्टर पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ये कॉन्सेप्ट आता है T+0 सेटलमेंट। इन्हीं का आइडिया है क्या, ये है क्या T+0 सेटलमेंट? सर जैसे ट्रेड ट्रेड डिस्प्यूट रहता है उसको डिसॉल्व किया जाता है एट ए टाइम, सेम डे। नहीं ऐसा ठीक है, डिस्प्यूट नहीं है ये। चलिए मैम आप बताइए, दीपू मैम बता रहे हैं। सर जो शेयर मार्केट टाइप का जो होता है ना, जो लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह, जिसमें जी जी सेटलमेंट आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले T+2 रहता था, तो 2 दिन के बाद सेटलमेंट अपना दिखाता था। अभी बिल्कुल। ये हो गया T+0, मतलब एट द सेम, मतलब सेम डे में हो जाएगा सेटलमेंट। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखिए आप सही मैम बताई हैं, और इजी लैंग्वेज में क्या होता है ये समझिए। फिर शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है ना कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम या तो बैंक में रखते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो ये शेयर मार्केट वगैरह जो है या म्यूचुअल फंड है, ये इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। तो कई बार क्या होता है कि एक एक नॉर्मल व्यापारी सोचिए कि उसके पास अगर एक्स्ट्रा मनी आया, एक्स्ट्रा पैसा आया, तो मार्केट में तो लगा देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको इंस्टेंट फिर वापस जरूरत हो गया उस पैसे का, तो वो निकालना चाहेगा ना, तो शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से उसको निकालने में, रिवर्स करने में उसको ना थोड़ा टाइम लग जाता था, ठीक है। तो व्यापारी वर्ग थे या कुछ लोग थे ना, वो फिर म्यूचुअल फंड इन सब में पैसा डालने से संकोच करते थे। उनको लगता था कि अगर इमरजेंसी हो जाता है तो उस समय हम जो है अचानक से पैसा नहीं निकाल सकते। तो इस वजह से जो है ना ये
प्लस जीरो का कॉन्सेप्ट आया है। इसका मतलब क्या है कि अब जो ट्रांजेक्शन है ना, टी से ट्रांजेक्शन होगा, टी जो है ना एकदम 0 डे में हो जाएगा। मतलब क्या, एक ही दिन के अंदर जो है आप पैसा अगर वापस भी लेना चाहेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। पहले ये कॉन्सेप्ट अलग था। पहले क्या था, T+5 था, यानी 5 दिन के अंदर जो है 5 दिन तक ये प्रोसेस होता रहता था, ठीक है। फिर T+2 आया, फिर T+1 आया, और अब जो है हमारा RBI जो है ये सब T+0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपसे हो सकता है पूछा जाए कि T+0 क्या है, तो याद रखिएगा कि ये फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ टर्म है। यूपीएससी का अगर आप लोग क्वेश्चन फॉलो करते होंगे तो उसमें एक सवाल पूछा गया था बीटा के बारे में। ये बीटा क्या है, याद है? किन्हीं को आइडिया है क्या बीटा के बारे में? यस सर, 2023 में पूछा गया था बीटा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं इस तरीके का टर्मिनोलॉजी जो है ये कई बार जो है मतलब चर्चा में रहता है। जैसे T+0 है ना, आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या है, कैसे है, कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा कि ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बस याद रखना है कि T+0 क्या है, ट्रांजेक्शन प्लस जीरो है, ठीक है। एक दिन के अंदर ट्रांजेक्शन करने का इसमें बात हो रहा है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। जैसा हम लोग रिसेंट में पढ़ते आ रहे हैं, हौती विद्रोही और सोमालियाई जो डाकू हैं उनका जो है बहुत मतलब प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो पहले ये समझिए कि ये सोमालिया वगैरह है कहाँ, ठीक है। ये देखिए, पहले अफ्रीका बनाते हैं ये, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप हो गया, और ये भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना एक देश है इधर, इसका नाम सोमालिया है, ठीक है। यहाँ पे एक देश है, वहां पे के हौती विद्रोही हैं। अब इन दोनों देशों में हो क्या रहा है कि यहाँ पे सोमालिया है ना, यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी। आप नेट पे सर्च करेंगे तो जैसे याद कीजिए बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, 4 देश का नाम दे दिया था, पूछा था सब हंगर प्रॉब्लम कहाँ है। या गौर कीजिएगा कि इस क्षेत्र तो साहिल रीजन इसको कहते हैं, अफ्रीका का साहिल रीजन। यहाँ पे तख्ता पलट वगैरह होते रहता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है इस क्षेत्र की कि लोग जो है ना विप्लव और विद्रोह करते रहते हैं। इसी क्षेत्र का क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है वो डाकू या लूटपाट का काम करते हैं। तो सोमालियाई लोगों का प्रकोप जो इस क्षेत्र के नाव वगैरह है, यहाँ से कोई सीप जाता है ना तो उस पे लूट मार का खतरा बहुत बढ़ा रहता था। पहले ये होता रहता, अभी भी हो रहा है। अब इसमें एडिशनल क्या हो गया है कि इधर ऊपर से ना होती विद्रोही भी जो है ये लोग भी लूट मार का काम शुरू कर दिए। अब इस क्षेत्र में क्या हुआ है, यहाँ से जो है सिप इधर जाता है, और यहाँ पे कौन सा नहर है बताइए? रेड सी को मेडिटेरेनियन स्वेज नहर। बहुत है ना, दुनिया का जो है 50 से 60% जो है ट्रेड इस क्षेत्र से होता है, इस मार्ग से। अब इस मार्ग के गेट पे ही जो है ना ये लोग लूट मार का काम करने लग गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये क्षेत्र काफी चर्चा में है। एक दिन हम लोग पढ़े भी थे कि भारत का जो वो था एक सुमित्रा, INS सुमित्रा, वो ईरान के एक जहाज को छुड़ा के आया था, है ना। याद कीजिए उस जहाज का नाम क्या था? INS ईमान। नहीं, वो ईमान नाम था उसका, है ना। माँ तो इस तरीके का जो है ना न्यूज चर्चा में रहता है। तो आप लोग को अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में मिलता है ना तो याद कीजिएगा कि अफ्रीका के रीजन के बारे में हम लोग पढ़े थे, और उसी रीजन का हो सकता है न्यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग गेस करके भी ये सवाल बना सकते हैं, ठीक है। सोमालिया कहाँ है समझ गए ना, अफ्रीका में है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे। होती विद्रोही भी जो है उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का एक जहाज है INS कोलकाता इसका नाम है। तो उसने सोमालिया के 35 लुटेरों को पकड़ के जो है लाया था और भारतीय नौसेना को सौंप दिया है, ठीक है। अब आगे देखा जाएगा क्या किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन के लाया गया था, ये प्रोजेक्ट, इसका नाम था ऑपरेशन संकल्प। हो सकता है पूछा जाए ऑपरेशन संकल्प किस चीज से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा कि ये सोमालियाई डाकुओं को पकड़ने का जो था ना एक अभियान चलाया गया था, ठीक है। चलिए ये देखिए, इस साल 1 जुलाई से हमारे देश में 3 नए कानून लागू हुए थे, उसी से संबंधित न्यूज है। तो इसमें आप लोगों को उसका आइडिया है ही, 3 न्यूज के बारे में हम लोग कई बार रिपीट भी कर चुके हैं। एडिशनल इस आलेख में ये छपा हुआ है कि 3 कानूनों के तहत जो है इस बार जो है ना सामुदायिक सेवा को जो है ना एक दंड के रूप में शामिल किया जाएगा। तो किन्हीं को आइडिया है तो समझाइए, है क्या सामुदायिक सेवा, क्या है, दंड की तरह कैसे प्रयोग किया जाएगा इसका? कोई कोशिश कीजिए, तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। सर ये जी कचहरी के माध्यम से, जी ये जो ग्राम सभा में होते हैं उसको तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, जैसे मान के लिए सर जैसे कि जी बोलिए। मुखिया लोग जो होते हैं वो
जब उन्हें दंड देना रहता है तो एक छोटा सा समुदाय बना लेते हैं। उसके बाद जो है वो और अब देखिए आप लोग ठीक कह रहे हैं, बट बस इस छोटे, ठीक है, कोर्ट में भी अगर जाता है कोई मामला तो कोर्ट भी कर सकता है। पंचायत के बारे में आप बोल रहे हैं, पंचायत भी कर सकता है, या पुलिस है, ठीक है, तो पुलिस भी ऐसा कर सकती है, थाने से भी ये काम हो सकता है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि हर दंड के लिए अब ऐसा नहीं है कि आपको उस जेल में ही डाल दिया जाएगा। आपका दंड, आपका जो वो है, आप जो कृत्य किए हैं, ठीक है, वो किस प्रकार का अपराध आप किए हैं उस हिसाब से जो है आपको दंड दिया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि एक आदमी जो है वो स्ट्रीट लाइट को कर देता है, वो पार कर देता है, ठीक है, मतलब सिग्नल तोड़ देता है। अब उसके लिए उसको 1 महीने के लिए जेल देने से अच्छा है कि उसको क्या करेगा, 10-15 दिन के लिए वृद्धाश्रम में सेवा करने का दे दे काम, है ना। मतलब वो जो अगर तोड़ दिया है, वो स्ट्रीट लाइट का जो रूल तोड़ दिया है, ठीक है ना, तो ये इतना बड़ा तो गुनाह है नहीं कि उसके लिए 1 महीने जेल में बंद रखा जाए उसको। इससे अच्छा है कि उसको कहीं और कुछ काम करने के लिए दिया जाए। तो इस तरीके का एडिशनल जो चीजें हैं ना वो शुरू की जा रही हैं। अब चलिए इसके पीछे का हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक है, ये भारत में शुरू क्यों हो रहा है। आप लोग जब पॉलिटी पॉलिटी पढ़ते होंगे तो पॉलिटी में ना 2-3 कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जैसे एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को आइडिया है क्या, या इन सब में अंतर क्या है। क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, आर्टिकल 13 में ये इसका जिक्र किया गया है। प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। सर ये जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका जी, मतलब ये है सर कि कानून के समक्ष, मतलब कानून से पहले समानता का अधिकार, ये ब्रिटेन से शायद कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, और अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये बताइए। एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी है ना इसमें। यस सर, एक ब्रिटेन का है, एक अमेरिकन का है, एक है ड्यू जी, प्रोसेस ऑफ लॉ। बिल्कुल, क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बताइए। मतलब प्रोसेस के अधीन किसी को न्याय दिलवाना, मतलब एक प्रक्रिया के तहत किसी को न्याय दिलवाना। नहीं, ये इतना संकीर्ण नहीं है जो, ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो यही सारी चीजें जो है ना, भारत भी इन चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है काफी पुराना डेमोक्रेसी है ना, बहुत सशक्त है, बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। और हम लोगों को डेमोक्रेसी बने में कितना साल हुआ, 75 साल। तो हम लोग भी धीरे धीरे अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे PIL के बारे में आपको पता होगा, PIL क्या होता है पब्लिक बताइए। लिटिगेशन। जी, बिल्कुल, तो अब वो है, या जुडिशियल एक्टिविज्म जो अभी चर्चा में है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू कहीं तो नहीं लिखा गया है संविधान में, है कि नहीं। तो हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये सब मैच्योर डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है। अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब जगहों पे है। तो ये जो आप अभी न्यूज अभी आपसे को बताया गया कि सामुदायिक क्षेत्र में जो है उसको दंड दिया जाएगा, मतलब वो लोगों का सेवा करने का दंड दिया जाएगा। ये सब जो है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, न्याय की उचित प्रक्रिया, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं न्याय की उचित प्रक्रिया। ठीक है, न्याय की उचित प्रक्रिया क्या है कि एक आदमी है जो हॉस्पिटल जाने के लिए रूल तोड़ रहा है, ठीक है, मतलब वो लाइट क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट नहीं, सिग्नल लाइट, ठीक है, तो हॉस्पिटल पहुंचने के लिए जा रहा है। और कोई है जो पार्टी करने के लिए पब जाने के लिए जा रहा है, तो उन दोनों एक कानून, अभी वर्तमान में जो भारत में कानून है इस हिसाब से तो दोनों को सेम दंड मिलना चाहिए, है कि नहीं। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है, ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इससे आगे बढ़ के बात करता है कि आप जब निर्णय लेंगे, जब न्याय देंगे, तो आपको उसके पीछे के सरकमस्टेंसेस को भी देखना होगा। तो ये जो है ना अगला लेवल है, ठीक है? भारत अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर न्यूज़पेपर या पॉलिटिकल साइंस वगैरह में इंटरेस्ट हो, तो इस तरीके का रिसर्च पेपर छपता है, तो कभी मौका लगे तो पढ़िए, है ना। यस भारत सर, ये धीरे अमेरिका में धीरे, लागू है। बिल्कुल, अगर सर देखिए आप लोग बहुत इक्वलिटी, सॉरी सर, बट इक्वलिटी बिफोर द लॉ तो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है और वो तो निगेटिव कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अब निगेटिव कैसे है ये समझिए, है ना। हम सर ये निगेटिव इस तरह, निगेटिव इसलिए क्योंकि विधि जो लॉ जो है वो सभी के लिए समान है, जैसे मैंने इसलिए अभी इसको एक, निगेटिव बोला है। यस सर, जैसे आप एग्जांपल दिए तो वो सबके लिए इक्वल है, मतलब चाहे वो हॉस्पिटल जाने के लिए अप्लाई हो या फिर कोई क्लब जाने के लिए या पब जाने के लिए अप्लाई करे, तो बिल्कुल, सबके लिए जैसे एक है तो।
जैसे मैं देखिए एक उदाहरण और देता हूँ, ठीक है? अब ये समझिए, आप लोग महाभारत वगैरह का आइडिया होगा आप लोगों को, है ना? यस। तो उसमें जो है ना एक कॉन्टेक्स्ट है, जब व्यास लिखते हैं महाभारत, इसको जो है ना बहुत बड़े-बड़े, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया है ना, तो उसमें जब कभी डिस्कशन होता है तो ये एग्जाम्पल कई बार मैंने सुना है देते हुए लोगों को। बड़े-बड़े जो आते हैं ना न्यायाधीश वगैरह, वो सब बताते हैं इन चीज़ों को। देखिए उसमें कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं कि महाभारत में दुर्योधन और युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त करने की बात सामने आई, तो विदुर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो कहते हैं कि उनके सामने एक केस आता है। उसमें जो होता है, उस समय समाज जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे बटा हुआ था, उसमें एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, एक वैश्य और शूद्र थे। अब उसके बारे में क्या होता है ना कि ये इन चारों लोगों ने मिलकर जो है ना एक किसी व्यक्ति की हत्या कर दी होती है, ठीक है? तो अब बात होती है कि इनको किस तरीके का दंड दिया जाए, ठीक है? तो इसमें जो है दुर्योधन कहता है कि चारों ने मिलकर अगर हत्या की है तो इन चारों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो है एक कॉन्सेप्ट है। और जब युधिष्ठिर के पास जाता है तो वो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है? फिर उस हिसाब से वो अलग-अलग दंड देने का प्रावधान करते हैं। तो वो जो है ना, वो हो गया आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आसान शब्दों में इस तरीके से समझा जा सकता है। आप लोग देखिएगा नेट वगैरह पे, ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, तो काफी इंटरेस्टिंग आपको इन सब चीजों से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट्स मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इससे जुड़ा हुआ ये न्यूज़ बताइए, 3 कानून जो है कौन-कौन सा चेंज हुआ है? फैक्ट्स में। भारतीय न्याय संहिता, जी, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और ठीक है, भारतीय साक्ष्य संहिता। बढ़िया। ये बताइए कि बीएनएस, भारतीय नागरिक न्याय संहिता जो बदला है, वो आईपीसी को चेंज करके बना है। तो आईपीसी किस साल आया था? 1960 1860, 1860। 8060 सॉरी। ओके, चलिए। पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैं काले। मैकाले। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अवस्थी, ऋतुराज ऋतुराज अवस्थी। अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। बिल्कुल, ऋतुराज अवस्थी। चलिए देखिए ये न्यूज 2-3 बार छपा है ये न्यूज। असम के 4 जिलों में अस्फा जो है उसको बढ़ाया गया है। तो ये बताइए अस्फा है क्या? ASFA, अस्फा कानून है क्या ये? क्यों चर्चा में रहता है ये? किन्हीं को पता है अस्फा के बारे में, बताइए। सर ये स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल 33 के अंडर है, जहाँ पे अगर से कुछ मतलब ज्यादा ही कुछ क्या बोलेंगे, अच्छा मैम, इसका फुल रूल्स फॉर्म बता रेगुलेशन। दीजिए पहले। इंसर्जेंसी हो गया, आर्म्ड स्पेशल चिल्ड्रन। फोर्स एक्ट। ठीक है, ठीक है। देखिए इसके तहत क्या होता है, इसका नाम ही है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, ठीक है? तो होता क्या है कि किसी क्षेत्र में जो है, जब क्या कहते हैं आपको कि कानून व्यवस्था फेल कर जाता है, वहां पे गवर्नेंस बहुत तो आसानी से ना हो सके, तो उन क्षेत्रों पे केंद्र सरकार क्या करती है, अस्फा कानून लगाती है। अगर मिलिटेंसी बढ़ जाती है किसी क्षेत्र में, उपद्रव बढ़ जाता है, तो अस्फा लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आर्मी सन्स होते हैं उनको स्पेशल कुछ पावर्स दिए जाते हैं, ठीक है? इसी से संबंधित जो है ये अस्फा कानून है। तो असम में आप लोगों को पता होगा कि कुछ क्षेत्र है वहां का, जैसे तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, ठीक है? ये सब क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा मतलब उपद्रव में रहता है कई बार। तो वहां पे जो है आज 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। 1 साल पहले जो है ये न्यूज काफी चर्चा में था, अस्फा को पूर्णतः समाप्त करने का बात चल रहा था, ठीक है? दरअसल हुआ क्या था कि 6-7 लोग थे, उनको संदेह के बिना पर उनको मार दिया गया था। और बाद में जब चेक किया गया तो पता चला कि वो संदेह जो उनपे किया जा रहा था सैनिकों के द्वारा, वो जो है ना मतलब वो गलत था, ठीक है? तो इस वजह से जो है चर्चा में रहा था ये चीज। अस्फा आप समझ गए, असम में बढ़ाया गया। इसके अलावा आगे चलेंगे ना, तो जैसे यहाँ देखिए नागालैंड और अरुणाचल, यहाँ पर भी जो है इसको लगाया गया है, बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा कि 3-4 जगहों पे लगा हुआ है। कश्मीर में भी कुछ जगहों पे लगा हुआ था ये, ठीक है? चलिए अगला न्यूज देखते हैं। जागो वोटर, इसकी बात कर चुके हम लोग। ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया था बिहार इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। ये तेजस विमान MK A1 के बारे में बात किया गया था। ये 4.5वीं पीढ़ी का ये विमान था, ठीक है? ये देखिए ये बढ़िया न्यूज है। MG नरेगा के बारे में है।
ठीक है। तो ये बताइए कि नरेगा जो है लागू कब से हुआ, साल क्या था ये? 2006 और ये अधिनियम कब पास हुआ था, कब बना था, कहाँ? 2005 2005 में, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया है कि बिहार में अलग अलग राज्य जो है वो मनरेगा के तहत जो है पैसे देते हैं, ठीक है। तो बिहार जो है ना उसमें भी 17 रुपया बढ़ाया गया था। तो ये एक एडिशनल न्यूज था। ये समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा ना मजदूरी नरेगा के तहत वो हरियाणा देता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि भारत जो है इसमें लॉ, लेबर लॉज भी काम करता है, ठीक है। और लेबर लॉ जो है वो एक मिनिमम वेज की बात करता है, ठीक है। तो ये जो एमजी नरेगा के तहत जो मिलता है वेज, वो लेबर लॉ के तहत जो मिनिमम वेज है उससे भी कम मिलता है। तो फिर ये इस तरीके का कैसे हो सकता है, ये बताइए, भारत सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, बताइए। लेबर लॉज का मिनिमम वेज जो है उससे तो ज्यादा देना चाहिए था। उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा सर। नहीं, असल में होता क्या है ना कि जो एमजी नरेगा का ड्राफ्ट जो आया था 2005-06 में, ठीक है। तो उसको ना कहीं से भी रोजगार उसके तहत नहीं लाया गया था, ठीक है। वर्कर और रोजगार के तहत उसको है ना एक अलग कॉन्सेप्ट के जरिए लाया गया था, ठीक है। तो इस वजह से ना इसको एग्जाम्प्ट किया है लेबर लॉज से, पहले ही उसको उस ड्राफ्ट में लिख दिया गया है कि ये लेबर लॉ से एग्जाम्प्टेड है। इस वजह से ना इसका जो आप गौर कीजिएगा कि इसका दैनिक जो मजदूरी है वो बहुत कम रहता है। जैसे सोचिए ना बिहार में 228 रुपया है, ये तो काफी कम है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा चलिए, दिल्ली में है ना सर? जी क्या बोल रही हैं, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में ना मजदूरी सबसे ज्यादा रेट है। यहाँ तो हरियाणा दिया है फिर। हरियाणा में है हरियाणा है सबसे सर, ज्यादा। हरियाणा। जी जी, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा लेबर ना है, मजदूरी रेट पूछ रहा है। हाँ, तो मैं रेट ही बता रहा मजदूरी था। रेट ही हरियाणा में सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत। जी, सबसे ज्यादा रेट जो है वो मिलता है। चलिए, उसके बाद देखिए एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। तो इसके अध्यक्ष जो है ये बने हैं सदानंद, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, तो सदानंद वी दांते इनका नाम है, ठीक है। तो ये एनआईए के बारे में किसी को आइडिया है तो बताइए, कैसे बना, क्यों बना? ये सर जब टेररिस्ट 26/11 जी, ठीक बता रहे हैं, बताइए। जो मुंबई में हमला हुआ था ना, ताज होटल वाला, तो उसके बाद जो है पता चला कि भारत की जो अलग अलग विंग्स हैं, जैसे आईबी है, रॉ है, या तीनों सेनाएं हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि इन तीनों सबों के बीच समन्वय की कमी होती थी, ठीक है। इस वजह से इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक ट्रैवल करने में बहुत समय लगता था कई बार। तो एनआईए करके जो है ना एक अलग से संगठन बनाएगा जो सिर्फ आतंकवाद को देखता है। और ये अलग अलग जितनी भी बॉडीज है ना, इन सब के साथ जो है संपर्क में रहता है, सबको हेल्प भी करता है, सबका हेल्प लेता भी है, ठीक है। तो ये एनआईए है। और इसके जो नए डीजी बने हैं, महानिदेशक, वो बने हैं सदानंद वी दाते, ठीक है। अगला देखिए बढ़े ही ऑस्कर के इस बार जो मिले श्रेष्ठ अभिनेता निर्देशक अवार्ड डायरेक्ट क्रिस्टोफर नॉलन को, ठीक है। तो क्रिस्टोफर नॉलन और उनकी वाइफ जो है, ठीक है, एम्मा थॉमस, दोनों को जो है यू में नाइटहुड का एक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ओके। ये बताइए फ्रांस का डेम को क्या सर्वोच्च नाम, जी क्या बोल रहे हैं? सर इसमें डेम क्रिस्टोफर को नाइटहुड और थॉम्स को डेम थॉमस को डेम डेमहुड। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि उनके नॉलेज उनको नाइटहुड मिला है। उनकी वाइफ है ना एमा थॉमस, तो उनको डैमहुड मिला है, ठीक है। तो हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है क्रिस्टोफर नॉलन, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी है ना इस साल चर्चा में है, इस वजह से ये बताएं। ये बताइए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किनको मिला है? प्रधान शशि थरूर। शशि शशि थरूर। थरूर को सर। बढ़िया बढ़िया। चलिए, अगला न्यूज देखिए। अब इस जो है भारतीय प्रधानमंत्री जो है यूक्रेन के दौरे पे थे। तो ये चर्चा में वैसे भी था ये दौरा। इससे पहले क्या हुआ था कि यूक्रेन के जो विदेश मंत्री थे वो भारत के दौरे पे थे, ठीक है। तो उनका नाम है दिमित्री कुबेला। और उनका मीटिंग भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुआ था। तो ये चर्चा में है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
असम वाले देख चुके हैं कि यहाँ पे ASFA को बढ़ाया गया है कुछ दिनों के लिए। फिर ये भी न्यूज़ पढ़ा हुआ है आकाशा एयरलाइन वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सौर परियोजना अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया था, इसके बारे में बात हुई थी, ठीक है। हिंडनबर्ग के बारे में भी बात हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये एक अभिनेता थे, तमिल अभिनेता, इनका नाम था डेनियल बालाजी। तो इनका निधन हो गया है, पर्सनैलिटी है ये, चर्चा में रहे हैं, ठीक है। इनका नाम डेनियल बालाजी, जरूर याद रखिएगा, इनका डेथ हो गया है। फिर ये इम्पोर्टेंट, ये बीपीएससी के PYQ में ये सवाल था भी, इस वजह से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व, वो 642 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार वो 642 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। ये पूछा भी गया था एक बार, याद रखिएगा, 642 अरब डॉलर हो गया है, ओके। उसका देखिए अभी अनंतनाग, 670 हो गया। ओके, बढ़िया। तो ये है ना हाल फिलहाल का जो भी आंकड़ा रहे आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज और अच्छा ये रहता है कि जब ऑप्शन दिया जाता है ना, तो ना ये इसका आंकड़ा बहुत अलग अलग रहेगा। जैसे आपको 450 मिलेगा, ठीक है, 570 मिलेगा, फिर 650 मिलेगा, फिर 900 कुछ मिलेगा। तो ना आप इसमें क्या होगा, आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। तो कई बार क्या होता है, आंकड़ा बिल्कुल आसपास का दिया जाता है तो एलिमिनेट करने में बहुत दिक्कत होता है। पर जब ऐसा आंकड़ा हो तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंसेस रहता है, तो छांटा जा सकता है। अभी इतना याद रखिएगा कि 650 के आसपास कहीं है, तो इसके अराउंड में आपको जो फिगर मिले उसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर है, तो इसका मतलब जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये कश्मीर का मंदिर है, ठीक है। तो ये याद रखिए लोग। चलिए, अच्छा ये बताइए, एक मंदिर चर्चा में रहा था, काला राम टेम्पल। काला राम टेम्पल बताइए किस राज्य में है ये। जब प्रधानमंत्री जब राम मंदिर के उद्घाटन पे थे ना, उद्घाटन करने अगर वाले, गेस करें जी तो ये केरल में हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक, आप गेस कर रही हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ इसके साथ कि क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री जब राम मंदिर के उद्घाटन के लिए जाने वाले थे, तो उससे पहले आप लोग सुने होंगे, न्यूज में ये काफी चर्चा में था कि मोदी जी जो है ना, वो 13-14 दिन का व्रत भी रखे थे, अनुष्ठान भी कर रखे थे। इसके अलावा वो उस समय रामेश्वरम, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी में। बहुत सारे जगहों पे गए थे, ठीक है। तो उसी क्रम में जो है ना, वो महाराष्ट्र के नासिक के पास एक काला राम टेम्पल है, ठीक है, महाराष्ट्र नासिक में, वहां भी गए थे। तो ये काला राम टेम्पल जो है ना, ये काफी चर्चा में उस समय रहा था। तो कमीशन वाले जो होते हैं ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढ के रखते हैं, जैसे यहाँ कन्याकुमारी क्या और, किए थे सर? जी क्या बोल रही है मैम। यहाँ क्या किए थे जो इतना फेमस है? कुछ बस वहां गए थे वो, ठीक है। अब मोदी जी कहीं चले जाते हैं तो वही चर्चा में बन जाता है ना। वो बस वहां जाके पूजा प्रार्थना किए थे, और उसका नाम रखिएगा। राम जानते हैं ना, राम तो राम है ही, लेकिन उनका जो मूर्ति है ना वहां पे, वो काला है, तो इस वजह से उसका नाम ही काला राम टेम्पल पड़ गया है, ठीक है। बस चर्चा में रहा है, ये समझिए। अगर आपसे पूछ दे कन्याकुमारी के किसी मंदिर के बारे में, तो आप तो इजीली बता देंगे, लेकिन काला राम टेम्पल जो है उसको बताने में जो है आपको मुश्किल होगी। तो ये सारी चीजें कमीशन वाले ढूंढ के रखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, काला राम टेम्पल जो है वो महाराष्ट्र में रहा है। एडिशनल है, राम मंदिर के समय में ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में चर्चा में रही थी। हम लोग अभी चीज चला रहे हैं ना, ये करंट अफेयर्स का, ये वन लाइनर टाइप का है, ठीक है। बट कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो हैं, जो उस समय के एडिटोरियल्स में आते हैं, मैं भी जहां मौका लगता है बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ब्रह्मोस के बारे में हम लोग पढ़े थे, भारत और रशिया के बीच जो है ये शुरू किया गया था अभियान। तो ये हमारा जो है मार्च खत्म हो गया है आज, ठीक है। मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो देखे, इसके अलावा भी जो भी चर्चा कर सकते थे वो देखे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे, मतलब आज का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है इसको यहीं खत्म करते हैं।